हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो ये लाइन हर एक वीडियो में चिपकाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ यही लाइन आती है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो हाँ जी, तो बात ये है कुछ कि हमने इसका जो पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इंट्रो और कुछ और पार्ट पढ़ाए थे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और आई होप आपको अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका इम्यूनोलॉजी है और मैं आपको बता दूं ये BZYET141 ये थर्ड ईयर का आपका कोर्स है जो कि जूलॉजी का है। ठीक है, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, बता ही देती हूँ मैं। तो हमने स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वॉल्यूम 1 में आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ना है। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड फंक्शन इज नॉन एज इम्यूनोलॉजी। ब्लॉक 1 में आपको इंट्रो पढ़ना है पूरा। ब्लॉक 2 में आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी पढ़ना है। एंटीजन क्या होते हैं? आपकी जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स है, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीजन, जहां से आकर के आपकी एंटीबॉडी बाइंड करती है। राइट। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ एंटीबॉडी कहाँ होती है? आपकी प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। ठीक है, तो चलिए फिर उन दोनों की जो रिश्ता होता है उसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमने इसका यूनिट 1 पढ़ा था, तो हम सबसे पहले इसके यूनिट 1 पे चलते हैं। आ जाओ भाई, वेयर इज इट? होए होए, आ जाओ। हाँ जी, तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम उसके बाद हम उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। तो जिसने देख लिया है भाई पहला लेक्चर देख के उसके बाद इसको आइए देखने। ठीक है, कम से कम जस्ट 25 या 30 मिनट का लेक्चर है, जहाँ पे मैंने आपको सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या क्या मेजर सेल्स होते हैं, उसके क्या क्या मेजर फंक्शन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीजन प्रोसेसिंग से। व्हाट इज एंटीजन प्रोसेसिंग? यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एंटीजन किस तरीके से काम करता है और कौन सा एंटीजन कौन से कॉम्प्लेक्स से बाइंड होता है, जिसको हम MSC कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है MSC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स टू MSC क्लास 2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द लेक्चर टुडे। ठीक है, ओके, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोल लेते हैं। आ जाओ। एंटीजन प्रोसेसिंग क्या होता है बेसिकली? जो आपके टी सेल्स होते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया था टी सेल्स क्या होते हैं, बी सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, टी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स भी आप बोल सकते हैं ना, बी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं। टी सेल्स जो होते हैं बेसिकली वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी पहचानता है कौन सा एंटीजन आ रहा है मेरे पास। तो भाई जब एक स्पेसिफिक एंटीजन आएगा तभी ना एंटीबॉडी बाइंड करेगी। राइट, तो इसीलिए सबसे पहला काम जो होता है सेल्स का वो होता है पता लगाना। ठीक है, मान लो आपको कोई लड़की सुंदर लग रही है, आप घूम रहे थे कॉलेज में, सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसको पता करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसका पता लगाएंगे कहाँ से है, किस कोर्स में है, क्या नाम है सुंदरी, है ना। तो वही बात है। तो एंटीजन प्रोसेसिंग में सबसे पहले आप प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेंगे, यानी एंटीजन प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि आपका जो टी सेल है वो आपका रिकॉग्नाइज जब करता है जब जो आपके टी सेल्स है ना, एंटीजन जो है वो डिग्रेड करते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स में। ठीक है, और बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस। राइट, अब जब आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे तो उस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से आपका जो टी सेल है वो रिकॉग्नाइज करेगा। वो जो कॉम्प्लेक्सेस आप बनाते हैं वो MHC के साथ बनाते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट में। राइट, MSC क्लास 1 एंड 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये प्रोसेस जो होती है एंटीजन ही करती है, इसीलिए इसका नाम एंटीजन प्रेजेंटेशन या प्रोसेसिंग है। एंटीजन कर रही है। ठीक है, जो रूट है एंटीजन एंट्री का वो डिटरमाइन करता है जब एंटीजन आपके क्लास 1 और क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके हिसाब से आपका रूट जो होता है एंटीजन की एंट्री का, ठीक है, वही डिटरमाइन कर देगा कि क्लास 1 में कौन सा है एंटीजन, क्लास 2 में कौन सा। ये क्लास 1 क्लास 2 में नहीं है, आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, MSC मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास दो टाइप के एंटीजन प्रोसेसिंग होती हैं। एक होता है एक्सोजीनस यानी आउट ऑफ द सेल, ठीक है, आउटसाइड द सेल। एक होता है एंटीजन प्रोसेसिंग एंडोजिनस वाला। तो यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे एक्सोजीनस और एंडोजिनस, यहाँ पे आपको MSC कॉम्प्लेक्स क्लास वाला भी पता चल जाएगा। तो आपका सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं एक्सोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग क्या होती है। लेट्स स्टार्टेड ना। एक्सोजीनस एंटीजन जो होती है कब होती है, कब 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 ये कब ली जाती है एक्सोजीनस एंटीजन वाली? जब आपका फेगोसाइटोसिस सेल, जिसको हम एंडोसाइटोसिस बोल सकते हैं, ये आपका तोड़ेगा, किस में? सेल्स को तोड़ देगा स्मॉल पेप्टाइड से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब भी एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा तो उससे पहले क्या हो, सेल पहले ब्रेक डाउन कर जाए स्मॉलर पेप्टाइड्स में। अब ये जो होता है फेगोसाइटोसिस करे या एंडोसाइटोसिस करे, फेगोसाइटोसिस का मतलब निगल के तोड़े या फिर अंदर से तोड़े। ठीक है, दिल भरे अंदर से। ठीक है, इस जो ये प्रोसेस होती है बेसिकली वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से ही होती है। और कौन से ऐसे सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, मैं आपको बता चुकी थी। लाइक माइक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, इन द एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवे में होता है। एंडोसाइटिक साइज का मतलब होता है अंदर की साइड, प्रोसेसिंग पाथवे के अंदर, उसको बोलेंगे एंडोसाइटिक। ठीक है, सेल के अंदर।
फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल को निगल जाना, ठीक है। तो यानी कि कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि सेल को निगलने का काम करते हैं, वो आपका मैक्रोफेज हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए। ये एंटीजन पेप्टाइड्स जो होते हैं बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल्स और बाउंड करते हैं आपके कौन से एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल से। तो कौन से ऐसे एंटीजन्स हैं जो एमएससी क्लास 2 से बाइंड करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, कौन से हैं? एक्सोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स। ये आपके कहाँ से एंटीजेनिक पेप्टाइड्स जो आपने तोड़े हैं छोटे छोटे करके, वो जाके एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, फिर ये दूसरे सेल्स में सेल की सरफेस को ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। देयरफॉर ये प्रेजेंटेशन जो होगी एक्सोजीनस ये लिमिटेड होती है, कुछ कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होती हैं, उसके बाद MSC2 मॉलिक्यूल्स बनता है। नाउ यहाँ पे हम कुछ CD4 आपके आते हैं, कुछ टी सेल्स होते हैं, ठीक है, CD4 CD2 वगैरह, उसको आपको ध्यान रखना है कि एक्सोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग में कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स होता है। एक तो आपका CD4 होता है, टी सेल्स को ये बोलेगा कि जा भाई जा और MSC2 से बाउंड कर, यानी बाइंड कर। तो CD4 जो होगा वो डिस्प्ले करेगा टी सेल्स को और MSC2 से जाकर के एंटीजन बाइंड कर जाएगा। ये सेल्स जो होते हैं हेल्पर टी सेल की तरह काम करते हैं। जो CD4 है वो हेल्प कर रहा है, इसीलिए हमने इसको बोला ये सेल्स जो हैं वो आपके हेल्पर टी सेल्स की तरह काम करते हैं। जाएगा MSC2 बाइंड से जाकर के बाइंड कर जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ध्यान रखना है जो एक्सोजिनस एंटीजन वो कहाँ पे जाके बाइंड करता है, आपका MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल से। और कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इसकी मदद कर रहा है, वो CD4 है जो कि एक्ट एज अ हेल्पर टी सेल्स। नाउ यहाँ पे अब हम करेंगे एंडोजिनस वाली, ठीक है। एंडोजिनस वाले एंटीजन जो होते हैं वो इनसाइड द होस्ट सेल बन रहे हैं, इनसाइड द होस्ट सेल बन रहे हैं, इसीलिए हम इसको एंडोजिनस एंटीजन प्रोसेसिंग बोलेंगे, ठीक है। कॉमन सोर्स जो है एंडोजिनस के वो कौन कौन से हैं, कहाँ पे एंडोजिनस होते हैं, यानी सेल के अंदर होता है, वो कैंसरस सेल हो गए, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गए, ये कंटिन्यूसली जो होते हैं वायरल प्रोटीन्स बनाते रहते हैं बॉडी के अंदर। फिर हम इनको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में हम इसको क्या करते हैं, डिग्रेड। अब यही फ्रेगमेंट्स जो होंगे हमने जो एक्सोजिनस में किया था वो पेप्टाइड से, क्योंकि आप स्मॉलर पेप्टाइड्स बना रहे थे, उसको जाके MSC2 से बाइंड करा रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे जो एंडोजिनस है वहाँ पे आपके हम कहाँ पे डिग्रेड करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा। यही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपके MSC1 मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे। जैसे ही MSC1 मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा आगे मूव कर देगा दूसरे सेल सरफेस पे। क्लास 1 वाला एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कौन से सेल से जो कॉम्प्लेक्स है वो किससे रिकॉग्नाइज होता है, CD8 से। तो आपको ध्यान रखना है क्लास 1 वाला किससे करता है, CD8, क्लास 2 वाला किससे मोहब्बत करता है, CD4। यहाँ पे ये टी सेल्स बनाते हैं और यही जो होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल से मार दिए जाते हैं। यहाँ पे कौन सा सेल है, हेल्पर टी सेल, जो किसकी मदद कर रहा है, CD4 की। किससे बाइंड कर रहा है, MSC2 से। जो एंडोजिनस वाला है वो किससे बाइंड कर रहा है, MSC1 से। यहाँ पे कौन मदद कर रहा है, CD8, और उसके बाद इससे मारा कौन जाएगा, साइटोटॉक्सिक सेल से मार दिए जाएंगे। ओके नाउ अब हमारे पास आता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ये सेल्स जो होते हैं बेसिकली आपके यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है, यानी डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। बेसिकली ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंस होता है इम्यून सिस्टम में। डिफरेंशिएट करता है बॉडी को उसके ऑन सेल्स और फॉरेन इन्वेडर से, यानी कौन से आपके खुद के सेल्स हैं और कौन से आपके बाहर के सेल्स हैं। ये आपको बताता है कि भाई जो भी अटैक होने वाला है आपको, ठीक है, जो भी अटैक होने वाले हैं आपके खुद के सेल्स पे, उसको बचाने का काम कर रहा है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो भाई अगर आपके फ्रेंड जोन में से कोई बाहर का आता है तो आपको पता चल जाता है ना कि ये भाई अटैकर है या फिर कुछ और है। तो भाई ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली ये जो होता है अवॉइड करता है अटैक को, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम आपका जो होता है बेसिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है, तभी तो आपकी इम्यूनिटी है। अगर आप सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, तभी तो आपकी हम बोलेंगे कि भाई इसकी इम्यूनिटी बेस्ट है। तो जो आपका इम्यून सिस्टम है रिकॉग्नाइज करता है सेल को किसके बेस पे, एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस, क्योंकि आपको पता है कि एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, RBC की सरफेस पे। तो एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो एंटीजन पता लगाएगा होए 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 कौन सा सेल ऐसा है जो कि मेरी बॉडी को अटैक कर सकता है, कौन सा सेल ऐसा है जो मेरी बॉडी को मोहब्बत दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है आपका इम्यून सिस्टम ही रिकॉग्नाइज कर लेता है एंटीजन की प्रेजेंस में कि भैया कौन सा आपका सेल बढ़िया है कौन सा नहीं बढ़िया है, ठीक है। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास एंटीजन्स होते हैं और ह्यूमंस की बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट होते हैं और फिर ये रिकॉग्नाइज करते हैं आपके फॉरेन को, ठीक है, फॉरेन जो सेल्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है भाई, ये एंटीजन है जिनके पास। अब मैंने आपको MSC कॉम्प्लेक्स बताया, ठीक है, जिसका पूरा नाम है, आ जाओ यहाँ पे इसका दीदार करने वाले, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक मेजर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मॉलिक्यूल है। बेसिकली आपको बताएगा कि आपका कौन सा सेल्फ सेल है कौन सा नॉन सेल्फ है, ठीक है। यानी जो आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, MSC क्लास 1 MSC क्लास 2।
हर एक इंडिविजुअल के पास उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है एमएससी मॉलिक्यूल का, ठीक है, यानी कि वो रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई सेल्फ है, ठीक है, तभी इसका नाम है हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेजर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली ये आपको बता देगा कौन सा सेल आपका है। व्हेन एनी डिफरेंस इज नोटेड इन दिस मॉलिक्यूल, अगर आपके, ठीक है, कोई भी डिफरेंस देखा जा रहा है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस देखा जा रहा है आपके मॉलिक्यूल्स में, पैथोजन इन्फेक्टेड सेल आ गया मान लो आपके में, तो कैंसरस सेल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो इम्यून सिस्टम जो होता है एक्टिवेट हो जाएगा और फिर लाइक आपके कैंसरस सेल्स अगर आ रहे हैं या फिर इन्फेक्टेड सेल्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट लड़ने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है। यानी कि एमएससी कब आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जब आपकी बॉडी में कोई डिफरेंस आने लग जाए कि भाई अब बॉडी ऐसे काम नहीं कर पा रही, हमारे सेल कुछ मर जा रहे हैं, सेल की डेथ हो रही है, ठीक है, तो कैंसरस सेल आ गया या पैथोजन इन्फेक्टेड सेल आ गया आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है और फिर उन सेल्स को मार करके गिरा देता है एंड आपका इम्यून सिस्टम तक दिन तक करता है, ठीक है। नाउ अब क्या है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में बी सेल्स जो होते हैं उनके पास एंटीबॉडी होती है और उनके सरफेस पर ही अटैच्ड होती है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करती है भाई कौन सा स्पेसिफिक एंटीजन आएगा, पैथोजन सरफेस से बाइंड करेगा, यानी, ठीक है, यानी मैं ये बोल रही थी कि जो आपका पैथोजन सरफेस, यानी जो आपका पैथोजन सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजन होगा उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कौन सा बी सेल्स के पास ही बेसिकली एंटीबॉडीज अटैच होती है उनकी सरफेस पे। एक स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक पैथोजन सरफेस से बाइंड करेगा, आपकी बॉडी को ठीक लगता है तो सही है, नहीं ठीक लगता तो आगे बढ़ो, चलो टाटा बाय बाय। टी सेल्स जो होते हैं बेसिकली कब एक्टिवेट होते हैं, जब उनके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, लाइक मैक्रोफेजेस हो गए, इनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बोलते हैं। पैथोजन जो होता है बेसिकली एपीसी के द्वारा ही आता है, यानी कि आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा आता है। फिर वो क्या करेगा, जो सेल्स होते हैं उसको तोड़ेगा, फ्रेगमेंट्स में एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करने के बाद एमएससी के साथ ये बाइंड करेगा। जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके एमएससी मॉलिक्यूल्स भी बेसिकली आपके एपीसी पे ही प्रेजेंट होते हैं। एपीसी इज नथिंग बट योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। टी सेल्स जो होता है यही फ्रेगमेंट्स के थ्रू बाइंड करता है टी सेल रिसेप्टर से, ठीक है, फिर टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। तो आपको अगर टी सेल का एक्टिवेशन कराना है तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होना चाहिए, इसके द्वारा ही होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आपके मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस का काम होता है निगलना या फिर तोड़ना, तो ये तोड़ के मरोड़ के उसके बाद आपको एमएससी के साथ बाइंड कराता है, उसके बाद आपको टी सेल का एक्टिवेशन मिल जाता है। ओके, तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ चीज़ें की। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब टॉलरेंस की बात है, यानी कितना टॉलरेट कर पाएगा आपकी जो बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, वो कितना एंटीजन को टॉलरेट कर पाते हैं, यानी कितने ताकतवर अगर एंटीजन्स या फिर पैथोजन आ जाए तो कितना सह सकते हैं, दैट इज टॉलरेंस। तो जो आपकी टी एंड बी सेल्स हैं वो इग्नोर करते हैं या फिर टॉलरेट करते हैं सेल्फ एंटीजन को, उसको हम इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। सेल्फ एंटीजन आ गए, उनको टॉलरेट कर पाएंगे या इग्नोर करेंगे, कितना इग्नोर कर सकते हैं, कितना टॉलरेट, कितना सह सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। टॉलरेंस में बेसिकली सिलेक्टिव एलिमिनेशन आता है सेल्फ रिएक्टिव सेल्स का जब डेवलपमेंट होता है, यानी जो आपकी सेल्फ वाली सेल होंगी वो उस टाइम पे एलिमिनेट कर पाओ कि कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ है, तो उसको भी हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, टॉलरेंस बोल सकते हैं। टी सेल्स जो होता है वो सेल्फ एंटीजन से बाइंड करता है और उसके बाद थाइमस में मार देता है, ठीक है, थाइमस में मर जाता है। बी सेल्स जो होता है वो कहाँ पर आ रहा है, बोन मैरो में। तो बेसिकली अगर हम बात करें टी सेल्स कहाँ पे बनते हैं, आपके थाइमस में बनते हैं, बी सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। यही टॉलरेंस जो होता है वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म से बाइंड करता है, उसको हम सेंट्रल टॉलरेंस कहते हैं। तो देयरफॉर बेसिकली आपको ध्यान रखना है इम्यून सिस्टम जो होता है वो सेल्स को, आपके जो सेल्स है उसको डेवलप कर पाता है, स्पेसिफिसिटी भी दिखाता है एंटीजन के थ्रू, टॉलरेट भी कर सकता है और रिकॉम्बिनेशन भी कर सकता है, तो उसको हम टॉलरेंस कह देते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यूनिटी। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, यानी ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है भाई ऑटो और इम्यूनिटी। भाई ऑटो मतलब खुद यानी सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब खुद की इम्यूनिटी, यानी जब आपके सेल्स खुद के ही सेल्स को अटैक करने लग जाए उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। दैट इज योर ऑटो इम्यूनिटी किस तरीके से बाइंड कर रहा है, ठीक है। आप आराम से घूम रहे थे, आपकी बॉडी में खुद के सेल खुद को ही मारने लग गए भाई, तो क्या हुआ भाई, कैंसरस सेल जनरेट, और ये आपको ऑटो इम्यूनिटी कहता है, ठीक है। इसी से आपकी होती है ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज इज नथिंग बट when their body attacks its own cells, tissues and other constituents is known as autoimmunity। कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी क्यों जनरेट हुई है, ठीक है। आज वो रीजन को देख लेते हैं। जब एंटीबॉडी का
रिलीज होता है, यानी सिक्रीशन होता है एंटीबॉडी का। आपको पता है एंटीबॉडीज़ कहाँ होती है? प्लाज्मा सेल्स में होती है, ठीक है। जैसे ही प्लाज्मा सेल से आपकी सिक्रीशन होता है आपकी एंटीबॉडीज़ का, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? बी सेल्स को एक्टिवेट कर दो। उससे पहले टी सेल्स आएंगे, बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पे दोनों सेल्स ना एक्टिवेट हो जाए। बट दिस नीड फॉर टी सेल्स कैन बी नेग्लेक्ट इन सर्टेन केसेस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टी सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते। तो ये आपका एग्जाम्पल बन जाता है ऑटो इम्यून डिसीज़ का। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? सुपर एंटीजन। ऐसे एंटीजन होते हैं जो टी सेल को एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, सिर्फ बी सेल्स अगर एक्टिवेट हो गए। हमें अपनी एंटीबॉडीज़ को रिलीज करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए दोनों की एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से एक भी अगर एक्टिवेशन नहीं होता है तो आपको ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, आपके सेल्स खुद को मारने लग जाते हैं। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके बी सेल्स और टी सेल की फंक्शनिंग में इम्बैलेंस आ गया। फॉर एग्जाम्पल इन सियोलियाक डिसीज़ में क्या होता है? टी सेल्स जो होता है वो ग्लाइडिन को एक्टिवेट कर देता है, बी सेल्स जो होता है ट्रांसग्लूटामिन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसकी मदद से आपका बी एंड टी सेल की फंक्शनिंग डिफरेंस हो जाती है और बैलेंस नहीं बन पाता है और ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। या फिर फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है बी सेल रिसेप्टर से, उसमें डैमेज आ जाता है। या फिर साइटोकाइंस जो होते हैं उसका डिसरेगुलेशन हो जाता है। या फिर डिफेक्टिव एपोप्टोसिस होती है डेंड्राइटिक सेल्स का, यानी कि खुद के सेल खुद को ही खा जाते हैं, जिसकी मदद से आपको ऑटो इम्यून कंडीशंस देखने को मिलते हैं। सिंस डेंड्राइटिक सेल्स जो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही होता है बेसिकली, यानी मैक्रोफेजेस होते हैं बेसिकली। तो वैसे ही एपोप्टोसिस का मतलब नेचुरल सेल डेथ हो जाती है। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है आपका डेंड्राइटिक सेल भी वैसे ही है, ठीक है, जो कि मैक्रोफेजेस पहले से ही अपने निगल सकता है, यानी सेल्स को जो आपके काम की नहीं है, पर ये क्या करेगा? खुद के ही सेल्स को खाने लग जाएगा, तो ये डिफेक्ट हो गया, यानी डिफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से भी आपका ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा? मोलिक्यूलर मिमिक्री। मोलिक्यूलर मिमिक्री का क्या मतलब है? आपका पैथोजन एंटीजन जो होगा वो होस्ट के मॉलिक्यूल से रिजेंबल करेगा, क्लोज आएगा। इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो सेल्स को ही मारने लग जाएगा, उससे ही बातें करेगा, कुछ कुछ आ जाओ और काट दो भाई, खुद के सेल्स को काट दो, है ना। तो इस केसेस में भी आपका बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी बेसिकली हम बी सेल्स के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी किसके लिए स्पेसिफिक है। अगर कोई एंटीजन किसी एंटीबॉडी के लिए, स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी की पता लगाएंगे। अगर कोई एंटीजन अपने एंटीबॉडी को पहचान लेगा तो उसके साथ काम करेगा, और इसीलिए इसका नाम क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी यानी सेलेक्ट करता है, ठीक है। बाकी जो एंटीबॉडीज़ अगर आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है उनका कोई रोल नहीं रहेगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आ जाओ पढ़ते हैं द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है। सो बेसिकली क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी को किसने दिया? नेलिस जार्ने, एफ मैकफेर्लेन, बर्नेट एंड डेविड टेलमेज। ओ माय गॉड, ओ गॉड, ऐसी चीज़ों से तो मुझे डर लगता है, ऐसे साइंटिस्ट से। नेलिस जर्नेस थ्योरी ने प्रपोज किया कि हमारे पास सीरम में लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी होती है, हमको पता है। सीरम यानी ब्लड प्लाज्मा, उसमें आपको क्या है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जब कोई पैथोजन आएगा आपकी बॉडी में, ठीक है, तो कौन सा एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। लार्ज क्वांटिटी है यानी स्पेसिफिसिटी देखी जाएगी कि कौन सा टारगेट एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, पैथोजन के अगेंस्ट लड़ेगा। तो इसको हम क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की बात चल रही है, जैसे कि आप लोग सिलेक्शन, राइट, सिलेक्शन। बर्नेट एक्सपेंडेड जर्नेस थ्योरी। अच्छा, तो जो बर्नेट आए उन्होंने बोला भाई ऐसी बात कर रहा है तू, हम तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, आ जाओ। पेपर टिडल इन्होंने बोला मॉडिफिकेशन जर्नेस थ्योरी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनल सिलेक्शन। यानी इन्होंने क्या किया? जो जर्नेस ने अपनी थ्योरी में बड़बड़ाया, जो मंत्र फूके, उस मंत्र को आगे एक्सपेंड कर दिया गया बर्नेट के द्वारा। उन्होंने बोल दिया भाई ये तो कॉन्सेप्ट है किसका? क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी का। आज मैं दे देती हूँ। इन्होंने बुक लिख डाली द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड बाद में इन्होंने थ्योरी ऑफ क्लोनल सिलेक्शन दे दी। इस थ्योरी में आप बेसिकली लिम्फोसाइट्स को एक्सप्रेस करते हैं एंटीजन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर में, और ये एक पर्टिकुलर एंटीजन से स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है एंटीजन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर, उसके पास एक पर्टिकुलर एंटीजन की स्पेसिफिसिटी होती है। यही रिसेप्टर जो होंगे वो किसी डिस्टिंक्ट एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, और जैसे ही बाइंड करेंगे ये लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट करेगा एंटीजन के साथ और डिटरमाइन करेगा भाई किसका सिलेक्शन हुआ है। इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है जो देख लें, द इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन, जिससे क्या होगा? बी सेल्स का एक्टिवेशन होगा, ठीक है। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हो? बी सेल्स का एक्टिवेशन कर रहे हो। सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स होते हैं आपके, बी सेल्स कहाँ होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स में होते हैं। स्प्लीन हो गया, बोन मेरो हो गया, ठीक है।
मान लो आपका ये बोन मेरो है, ठीक है, बोन है, बोन में आपकी बोन मेरो है, इसके अंदर बी सेल्स हैं, तो बेसिकली आपके बोन मेरो या फिर स्प्लीन में होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोबाइड ऑर्गन्स होते हैं बी सेल्स। यहाँ पे जैसे ही स्पेसिफिक एंटीजन और उसका रिसेप्टर आएगा, भाई पता लगाएगा कि भाई बी सेल का एक्टिवेशन होना है। तो आपको इस सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग बी सेल का एक्टिवेशन पता चलता है। एनकाउंटर द एंटीजन, यानी कहाँ पे एनकाउंटर होगा एंटीजन का? ओ माय गॉड, कहाँ पर होगा? स्प्लीन या बोन मेरो में, ठीक है। बी सेल्स जो होगा प्रोलिफरेट होगा, यानी आगे और डिवाइड करेगा। बी सेल है, प्रोलिफरेट हुआ, इसने क्लोन सेल्स बना लिया और सेम एंटीजन स्पेसिफिसिटी आ गया पेरेंट बी सेल के साथ, यहाँ पे और आगे डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं और के। करंटली जो होगा ये मॉडल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स आएगा और फॉरेन एंटीजन आएगा, सिलेक्ट किया जाएगा बी एंड टी सेल से और इम्यून इफेक्टर फंक्शन करेगा। तो ये होता है आपका काम तमाम, ठीक है। अब देखो, आप मान लो आपके पास एंडोजिनस एंटीजन है, ऐसा एंटीजन जो कहाँ पे आएगा? अंदर की तरफ बाइंड करेगा। अब ये देखो एंटीजन और एंटीबॉडी है, ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये बी सेल्स का पॉपुलेशन है जिसके पास डिफरेंट एंटीजन स्पेसिफिसिटी। अब एंटीजन आया, इस पर बाइंड कर गया, यहाँ पे एंटीजन सिलेक्ट हुआ, कौन सा? ये तीन थे, इसमें से कौन सा सिलेक्ट हुआ? एक स्पेसिफिक सिलेक्ट हुआ ये वाला, बाकी दोनों जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। आगे प्रोलिफरेट करेगा, यानी ये बी सेल्स जो है आगे और डिवाइड करेगा, एक तो प्लाज्मा सेल में, दूसरा मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल में क्या आएगा? और भी एंटीबॉडी आगे ही फर्दर काम करेगी। मेमोरी सेल में याददाश्त रहेगी कि भाई कौन सा वाला एंटीजन था, कौन सा स्पेसिफिक रिसेप्टर था, और हमें याद हो जाएगा, तो बी मेमोरी सेल्स भी बनाएंगे। दैट इज योर क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। पोस्टुलेट इसके पढ़ने वाले, आ जाओ। व्हाट इज द पोस्टुलेट? मान लो आपका क्वेश्चन आ गया कि आपको करना है व्हाट इज द पोस्टुलेट ऑफ द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, तो कैसे लिखेंगे आप? सुंदरता से लिखेंगे, मोहब्बत से लिखेंगे, ठीक है। तो वो मैं बता देती हूँ। पोस्टुलेट कहता है कि हर एक लिम्फोसाइट, चाहे आपका बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट हो, उसके पास एक रिसेप्टर बनाने की स्पेसिफिसिटी होती है। जब वो रिसेप्टर बनेगा तो उसके पास एक पर्टिकुलर एंटीजन आने की स्पेसिफिसिटी होगी। ये सेल एक्टिवेशन कब होंगे? जब इंटरेक्शन होगा पर्टिकुलर एंटीजन से, तभी एक्टिवेट होंगे, वरना एक्टिवेट नहीं होने वाले। क्लोन सेल्स जो आपके बनेंगे वो आइडेंटिकल होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्लोन है, ठीक है। सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन होगा लिम्फोसाइट्स का, जिससे एंटोजिनस एंटीजन आएगा, उनके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और फिर इम्यून सिस्टम जो होगा टारगेटिंग सेल से हट जाएगा, ठीक है, और आपका दुमतनाना हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैथोजन्स। पैथोजन क्या है? पैथोजन ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख लाते हैं। एक्चुअली मेरे डिनर का टाइम हो गया, पर हम इसको करके जाएंगे, ठीक है। अभी कितना है, आ जाओ देख लेते हैं। बैक्टीरिया, ये तो इजी टॉपिक है ना। पैरासिटिक वॉर्म्स, होस्ट पैथोजन, ओके ओके, ये हम कर लेंगे जस्ट ओनली 20 मिनट्स, ठीक है। आ जाओ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैथोजन्स, ठीक है। व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन ग्रीक वर्ड से है जिसका नाम होता है पैथोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है सफरिंग, यानी सफ़र कर रहे हैं आप किसी चीज़ से, ठीक है। पैथोजन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट भी बोलेंगे, जो कि डिसीज़ करता है। वी ऑल नो दैट अबाउट, ठीक है, हम इसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं, राइट। तो जो कि डिसीज़ को करे वही तो पैथोजन है, और हम सफ़र करें वही तो पैथोजन है ना। देयर कैन बी सेवरल इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं। वायरस से आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, बैक्टीरिया से आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, प्रोटोजोन से आपको बहुत कुछ हो सकता है, फंगस से आपको हो सकता है, और कहीं कभी ना कभी डिसीज़ आपको पैरासिटिक वॉर्म से भी हो सकता है, इंसेक्ट लार्वा से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ने वाले हैं आपका नेक्स्ट क्या क्या चीज़ है। पैथोजेनिसिटी क्या होता है? ये एक ऐसा पोटेंशियल होता है पैथोजन का, ठीक है, जो कि डिसीज़ कर जाए। क्वालिटेटिव टर्म में इसका नाम पैथोजेनिसिटी है। पता है फिर भी एक्टिंग करती है। पैथोजेनिसिटी जो होता है पैथोजन, वो डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे, ठीक है। अब काम करेगा यानी डिसीज़ करेगा, इसीलिए हम उसको पैथोजेनिसिटी कह रहे हैं। अब कौन कौन से फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, आज देख लेते हैं। एबिलिटी टू एंटर होस्ट टिश्यू, इनके पास क्या है? पैथोजन के पास वो होस्ट टिश्यू के अंदर एक्ट कर सकते हैं, भाई कॉलोनाइज कर सकते हैं, यानी अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। होस्ट से न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। होस्ट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं, भाई इम्यून सिस्टम को काम नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ही हार्मफुल, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके पास है, ऊपर वाले ने नेचुरली दी हुई है इनको, तभी तो हम बीमार हो जाते हैं, राइट। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? पैथोजन भाई फिरते भी हैं, यानी कि स्प्रेड करते हैं। सेवरल रूट हो सकते हैं, फीको ऑरल रूट, ठीक है, ऑरली, यानी फीकस आपने कर दिया, यानी जाके आप अपना एक्सक्रीटर निकाल के आ गए। लोग गए वहाँ पे, ठीक है, खेतों में आप लोग गए थे, अब उन्होंने सूंघ समझ जाओ, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आपको क्या हो सकता है? पैथोजन आपकी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। एयर के थ्रू हो सकता है, ठीक है। मान लो आप गए,
आपको था बहुत ही गहरा कोल्ड, आपने अपने ग्रुप में छींक मार दी, ठीक है, और फिर बोल लो सॉरी, लेकिन नहीं पता कि वो सॉरी बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था किसी के लिए, है ना। तो वो उसने इनहेल कर लिया आपके ड्रॉपलेट्स, वो आप उनकी बॉडी में चले गए और उनको भी कोल्ड हो गया। पानी से फैल सकता है, गंदे पानी से, है ना, गंदा पानी पी लिया आपने, नाली का पानी, तो उससे भी हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाँ, ये कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। ब्लड से फैल सकता है, बॉडी सिक्रीशन से फैल सकता है, सलाइवा, टीयर्स, आपने आंसू पी लिए अपनी, समझ जाओ, हैं, आंसू पी लेते हैं ना लोग, डायलॉग मारते हैं, हम आपके आंसू नहीं गिरने देंगे, पी लेंगे, तो भाई आंसू पीने नहीं है क्योंकि आपको बीमारी हो जाएगी, ठीक है। सलाइवा हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, राइट। नाउ यहाँ पे कुछ कॉमन ह्यूमन पैथोजेंस हैं और कौन कौन से डिसीज करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, और कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा पैथोजन है जो डिसीज कर रहा है। बैक्टीरिया आपका ऐसा है जो हर जगह फैला है, आपके घर में, आपके बाहर में, आपके दोस्तों में, आपके डेस्क पे, आपके बैग में, ठीक है, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा आप अपनी नेक्ड आई से नहीं दे सकते हैं जब तक आप माइक्रोस्कोप लेके ना बैठे। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कुछ कुछ पैथोजेंस के नाम बताऊंगी और उसके साथ कौन किसको कॉज कर रहा है, यानी कौन सा डिसीज़ ये करते हैं उसका है। सबसे पहला है क्लेबेसिएला निमोनिया, ठीक है, ये निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया से क्या होता है, आपकी जो एल्वेलाई होती है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें पानी भर जाता है। कभी आपने सुना होगा कि पानी फिल हो गया है ना, कई सारे लोग बोलते हैं ना, तो वो निमोनिया से ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो लोगों को बताएं कि वो निमोनिया है। बैसिलस एंथ्रेसिस, इससे आपको एंथ्रेक्स हो जाता है, ये भी है। विब्रो कॉलेरा, आपको कॉलेरा की डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस आपकी टीबी की बीमारी जिसमें आपको खांसी होती है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वन इज ओके। नाउ वायरस, वायरस क्या है, वायरस भी बहुत छुटके होते हैं। अब कौन सा वायरस क्या काम कर रहा है, ठीक है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो कि आपका हर्पिस वाला बीमारी करता है। राइनो वायरस वही है, डायनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस इज डायन फॉर यू, क्योंकि कॉमन कोल्ड करता है, ठीक है। अब बहुत अच्छा नाम है, और कोल्ड से भी आपको काफ़ी परेशानियाँ होती है, सिर्फ नाम इसका छोटा है। हेपेटाइटिस वायरस से हेपेटाइटिस होता है, बहुत ही ज़्यादा ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ओके, ठीक है, आ जाओ। प्रोटोजोआ जो है वो हम देखेंगे, प्रोटोजोआ से क्या क्या हो रहा है भाई। जो मलेरिया आपको हो रहा है दिन ब दिन, वो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन डिसीज़ है। इसमें आपका होता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज़, स्पीशीज़ में आपका बहुत सा हो सकता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, इस तरीके से। लेशमेनिया डोनोवेनी, इससे आपको लेशमेनियासिस होता है, आप अपने प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे आगे, और आगे हम जूलॉजी 143 में भी पढ़ेंगे लेशमेनियासिस के बारे में, राइट। हेलमिंथिक डिसीज़ कौन से हो सकते हैं, लाइक एस्कैरिस हो गया, आपका पैथोजन हो गया। शिस्टोसोमा हो गया, ठीक है। एस्कैरिस क्या फैलाता है, एस्कैरियासिस फैलाता है, ठीक है। ऐसी डिसीज़ फैलाता है जिसमें आपका जो एस्कैरिस है बॉडी में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, और भाई बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें करता है, ठीक है। सिस्टोसोमा क्या है, आपका सिस्टोसोमियासिस करता है, भैया बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है फंजाई। आपको पता है कि फंगस लग जाते हैं हर जगह, देखो खूबसूरत सा प्लांट है। क्या क्या चीज़ें करता है ये, कैंडाइडा एल्बिकेंस जो कि कैंडिडियासिस करता है। एस्परजिलस फ्लेवस जो एस्परग्लोसिस करता है। डर्मोफाइटिस जो कि एथलीट्स फूड करता है, राइट। नो, अब यहाँ पे मेजर कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले ह्यूमन पैथोजन। तो सबसे पहला चीज़, ठीक है, पहले हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग एंड दस द ह्यूमन बॉडी इज ससेप्टाइल टू अटैक टू मेनी डाइवर्स ग्रुप ऑफ पैथोजन। ओके, जो अभी हम अंग्रेजी में बोल दिए हैं उसको हम अच्छे से बताएंगे कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी पूरी सराउंडिंग में फैले हैं, छुटके छुटके ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हो तो भी चले जाते हैं। तो सांस में तेरी सांस आए, वो गाना बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि उस सांस में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर इनहेल कर लेते हो, यार समझने की बात है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी को अटैक करती है और उसको कई सारे पैथोजन है आपको अटैक कर रहे हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी जो मैंने टेबल फॉर्मेट में बताया उसमें कुछ कुछ नाम थे, कुछ कुछ पैथोजन थे, क्या क्या डिसीज हो रही थी होती। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसके अलावा जब आप करेंगे तो थोड़ा छुटका सा चैप्टर होगा। वायरस क्या है, व्हाट इज़ वायरस। वायरस आपका एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि डिपेंड करता है ऑन द होस्ट पे, यानी होस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है वायरस। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन यानी अपने ही वायरस को बढ़ाता रहेगा, ठीक है। आउटसाइड द हॉल, ये आउटसाइड द होस्ट भी ये एग्जिस्ट करते हैं। स्मॉल इनएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि वेरोन्स होते हैं, ठीक है। इनका एक और छोटा भाई है वेरोन्स, ठीक है, या वायरियॉन्स, ठीक है। ये होस्ट के बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वायरस जो है वो आपके होस्ट डिपेंडेंट होते हैं, यानी होस्ट के अंदर या बाहर रह के अपना काम करते हैं, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोलते हैं वायरस को।
अब ये जो वेरियोन्स होते हैं बहुत छुटके होते हैं, स्मॉल इनएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, इनके क्या क्या चीज़ें हो सकती है हम देखेंगे। आ जाओ। वेरियोन्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए के फॉर्म में, लेकिन कभी दोनों नहीं होते। प्रोटीन कोट भी होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। एक एनवेलप भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एनवेलप्ड वायरस। अब हम देखेंगे कि वायरस हमारी इन्नेट इम्यून सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करता है। इन्नेट इम्यून सिस्टम इज व्हाट? योर बर्थ से प्रेजेंट हुई हुई सिस्टम, यानी बाय बर्थ जो आपको दे दी जाती है ऊपर वाले की तरफ से, उसको हम इन्नेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। इन्नेट इम्यून सिस्टम आपका कब रिस्पॉन्ड करता है वायरल इन्फेक्शन से? ये इंटरफेरोन्स जनरेट करता है। यानी मान लो आपकी बॉडी में वायरस आ रही है या आ रहा है, ठीक है, लेडी या बॉय हो सकता है आपका वायरस, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो आपकी बॉडी है, आपकी इन्नेट इम्यून सिस्टम है, वो इंटरफेरोन्स जनरेट करती है। वो इंटरफेरोन्स आपके कौन से होते हैं? IFN अल्फा, IFN बीटा। और इसके बाद क्या होता है? नेचुरल किलर सेल को भी जनरेट कर देती है। जैसे ही नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, इंटरफेरोन्स आपके बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर से, आपका IFNB रिसेप्टर्स होगा, फिर ये एक्टिवेट करता है जैक स्टेट पाथवे। ठीक है, फिर इससे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिससे कई सारे एंटीवायरल रोल्स बनते हैं। रोल्स वो नहीं जो आप खाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनते हैं। एंटीवायरल रोल इसमें आता है, यानी जो वायरस है उसके अगेंस्ट काम करेगा, इसीलिए इसका नाम है एंटीवायरल रोल्स। राइट, एग्जाम्पल के लिए आरएनएज एल जो होगा आरएनए को डिग्रेड करेगा, वायरस को एक्टिवेट नहीं होने देगा। जो इस वायरस को एक्टिवेट किया जाएगा उसके लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है 2,5 ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेटेज। ये एंजाइम जो होता है वो वन ऑफ द एक्टिवेटेड जीन को प्रोडक्ट करता है, यानी वन ऑफ द एक्टिवेटेड जीन है ये एंजाइम। ठीक है, ओके। जैक स्टेट पाथवे भी आपका चल गया, यानी इंटरफेरेंस बेसिकली आपका जनरेट कर देता है जब आपका वायरस बॉडी में एंटर कर रहा है। वायरस जो होगा न्यूट्रलाइजेशन करेगा और एंटीबॉडीज़ के साथ। आ जाओ, एंटीबॉडी जो होगा वो बेसिकली क्या है? स्पेसिफिक एंटीजन के साथ लगती है। वायरस प्रिवेंट करेगा वायरल स्प्रेड को होने में, हमारी बॉडी को बचाएगा वायरल री इन्फेक्शन होने में। कई सारे वायरसेस जो होंगे सेल सरफेस पे बाइंड कर जाते हैं होस्ट से, जिससे आपके सरफेस को पता चल जाता है कि भाई कौन सा वायरस आ गया है। एग्जाम्पल के लिए कौन सा है यहाँ पे? एप्स्टीन बार वायरस, जो कि बी सेल्स से बाइंड करता है विया कॉम्पिटेंट रिसेप्टर के थ्रू। अब एंटीबॉडी जो होगी टारगेट करेगी कौन सा रिसेप्टर है, और फिर वायरस को इनिबिट कर देगी कि भाई होस्ट सरफेस से बाइंड मत कर दीजिए के बाद, और फिर इन्फेक्शन को भी क्या कर देगी? भाग, प्रिवेंट। ओके, एग्लूटिनेशन जो होता है वायरस का, वो भी एंटीबॉडी के कॉम्प्लीमेंट के थ्रू होता है। तो जो प्रमोट करता है फेगोसाइटोसिस करने के लिए वायरस को, वो है ऑप्सोनिन। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ नाम ध्यान रखने, काफ़ी थोड़ा मतलब ये इंटरेस्टिंग है, बट स्टिल वायरस जो होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से क्लियर हो जाता है। जो इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होती है वो आपकी इफेक्टिव होती है जब आपका इन्फेक्शन स्टैब्लिश होता है, उससे पहले बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि आपके बाय बर्थ से प्रेजेंट है। तो भाई होता क्या है? वायरस अगर आपका जो जीनोम है वो इंटीग्रेट करना चाहता है होस्ट जीनोम से, इस टाइम पे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम आपका बहुत ही बढ़िया काम करता है। मेन डिफेंस जो होता है कंपोनेंट्स का वायरस के अगेंस्ट, वो आपका CD8+ TC सेल होता है, CD4+ TH सेल होता है। CD4+ TH है क्योंकि आपका CD4 वाला जो है वो T हेल्पर सेल के साथ होता है, CD8+ वाला TC मतलब T साइटोटॉक्सी सेल के साथ है। कई सारे साइटोकाइंस भी आते हैं, लाइक TNF हो गया, IL-2 हो गया, IFN गामा हो गया, ये भी एक्टिवेट करते हैं T हेल्पर सेल्स के साथ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होता है ये वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं आपको। ठीक है, ये भैया वायरस है आपके। यहाँ पे और चीज़ देख लो, IL-2 जो होता है वो प्रिकर्सर्स ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल्स को उसकी मदद करता है इफेक्टर पॉपुलेशन से। IFN जो होता है वो आपका एंटीवायरल स्टेट जनरेट करता है। NK सेल जो है आपका नेचुरल किलर सेल, IFN गामा और IL-2 के साथ मिल करके इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वायरस के अगेंस्ट जब इनिशियल स्टेज आ रही होती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं वायरस के अगेंस्ट काम करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है कैन गेन एंट्री इनटू बॉडी। अब बैक्टीरिया कैसे कैसे आपकी बॉडी में आ जाता है? विया कट, यानी जब आप उसकी मोहब्बत में अपने हाथों को काट लेते हैं, नसें काट लेते हैं ना, तो भाई वो मोहब्बत नहीं है, बैक्टीरिया का दावत देना है, समझो बात को। ब्रेक, कहीं भी जाके टूट गए आप, ठीक है, वुंड्स छिल गए। रेस्पिरेटरी से भी सांस ले रहे हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी इन्फेक्शन भी होता है, बेसिकली बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। ठीक है, तो खुले में ना जाए। ओके, द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ नंबर ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड देयर वेरोडेंस।
अगर कम बैक्टीरिया तो उनकी लो विरुलेंस होगी, टिश्यू मैक्रोफेज से डील करेंगे। विरुलेंस का मतलब है कितना जिंदा है कितना मर रहे हैं। विरुलेंस का मतलब इन्फेक्शन कर दे, नॉन विरुलेंस का मतलब इन्फेक्शन ना करे। लार्जर नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए हायर विरुलेंस होता है, तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम उनके लिए काम करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है। कैसे आएगा? सबसे पहले बैक्टीरिया आएगा, देखेगा ओए होए होए अब मुझे इसके पास एंटर करना है, फिर होस्ट सेल से अटैच हो जाएगा, यानी मोहब्बत, अट्रैक्शन। फिर बैक्टीरिया अंदर ही अंदर प्रोलिफरेशन करेगा, यानी अपनी चीज़ों को बढ़ाएगा। फिर टिश्यू जो अब होस्ट का जो टिश्यू है उसको पहचानेगा, उसकी बाहों में रहेगा, एंड देन होस्ट टिश्यू को टॉक्सिन के थ्रू डैमेज कर देगा, यानी मोहब्बत से ये भी काम करता है। दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऐसे होता है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, इंट्रा सेलुलर कैसे और एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे, तो उसको हम पढ़ेंगे ऐसे। ओके, नाउ द मेन रिस्पॉन्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया इज द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। जब एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है, उसको बचाने के लिए आपका आता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी सिक्रेट होगी कहाँ से? प्लाज्मा सेल से। कहाँ पे जाएगी? लिम्फ नोड में। जैसे ही लिम्फ नोड में पहुंचेगी तो सब म्यूकोसा होगा, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वहाँ पे चली जाएगी और आपकी बॉडी में धिन तना धुम धुम, और आप बच जाएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? टॉक्सिन को सिक्रेट करते हैं। वो एंडोटॉक्सिन भी हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन भी हो सकते हैं, और ये लोकल इन्फ्लामेशन कर देते हैं बेसिकली। यानी जब जब टॉक्सिन आपकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया के द्वारा, तब तब आपकी फूलाना यानी फूलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज इन्फ्लामेशन। ये एक्सोटॉक्सिन जो होती है बैक्टीरिया से ही आती हैं, लाइक द डिप्थीरिया टॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन जो होती है बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट्स पे आती है, लाइक द एलएपएस, दैट इज लिपोपॉलीसेकेराइड। ये आपकी टॉक्सिन होती है, आपको इन्फ्लामेशन का छोटा सा लोकल सा इन्फ्लामेशन दे जाती है, तो आपको पता चल गया है इसने टॉक्सिन ही दिया है मेरे को, राइट। इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया से आपको प्रोटेक्शन के अगेंस्ट क्या करना होता है? एनके सेल्स आपके जनरेट हो जाते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया आएगी, ये हाइपर सेंसिटिविटी को डिले कर देती है। साइटोकाइनिन्स जो होंगे आपके, लाइक इंटरफेरोन गामा हो गया, ये CD4T+ से आएगी, एक्टिवेट करेगी मैक्रोफेजिस पे। जैसे ही एक्टिवेट करेगी मैक्रोफेज, आपके पैथोजन को खा जाएगी, ठीक है, और धुमतन हो जाएगा। तो यही एंटीबॉडी आपके एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरिया को क्या करेगी? न्यूट्रलाइज करेगी बहुत सारी वेज में। तो इसको आप देख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ भी आपका सिंगल सेल यूकैरियोट्स है। जैसे आप सिंगल, वैसे प्रोटोजोआ भी सिंगल, ठीक है। कई सारे ह्यूमन डिसीज कर सकता है ये। ओए होए, सिंगल लोग ही तो भाई धरती पे मचाते हैं तहलका, है ना। लाइक लेशमेनियासिस, टोपोप्लाज्मोसिस, मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, चागास डिसीज। भाई ऐसे खतरनाक डिसीज करते हैं सिंगल लोग, ठीक है। आ जाओ। सो द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स मोस्टली वर्क अगेंस्ट द प्रोटोजोआ इन द स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है बेसिकली वो आपके प्रोटोजोआ के अगेंस्ट काम करती है, उनके लाइफ साइकिल को रोकती है और ब्लड स्ट्रीम में पास नहीं होने देती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सेल मीडिएटेड मोस्ट इफेक्टिव स्टेजेस होता है और इंटरसेलुलर ग्रोथ को ये रोक देता है, ठीक है। अब है हेलमिंथिक और पैरासिटिक वॉर्म्स। कई सारे लार्ज नंबर ऑफ मल्टी सेलुलर वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। देयर आर नॉट इंट्रासेलुलर पैथोजन, इंटरसेलुलर नहीं है, ह्यूमन बॉडी में रहते हैं बट नॉर्मली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये जो होते हैं लार्ज साइज के भी हो सकते हैं, ससेप्टाइल होते हैं इम्यून अटैक करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, इसीलिए पुअर कर देते हैं। इनका इन्फेक्शन भी चल जाता है भाई, और इम्यून सिस्टम को जो होता है वो डिफिकल्टी होने लग जाती है और पैरासाइट्स को ये एलिमिनेट भी नहीं कर पाते। हेलमिंथिक डिसीज कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों में हो सकते हैं, लाइक एस्कैरिस। राउंड वर्म जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, आपके राउंड वर्म्स होते हैं बिल्कुल। एस्केलमिंथिस होते हैं आपके, एस्कैरिस इसका नाम होता है, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, एस्कैरियासिस डिसीज करते हैं। दूसरी चीज़ आपका है शिस्टोसोमा, ये क्रोनिक होता है, डेप्लिटेटिंग डिसीज कॉल्ड सिस्टोमिनियासिस करते हैं। मेजर पैथोजन कौन कौन से हैं इसमें? एस जेपोनिकम, एस मॉन्सोनी और गाय मानसोनी एंड हेमेटोबियम, ठीक है। काफ़ी प्यारे प्यारे नाम होते हैं यार, मज़ा आता है। पैथोजन जो एनिमल्स और समटाइम्स ह्यूमंस को भी अफेक्ट करते हैं, वो आपका टीनिया सोलियम आपने सुना होगा, टैपवॉर्म जो होता है वो इन्फेक्टेड कैटल या पिग से आ जाते हैं, क्योंकि जब आप खाते हो तो उसके अंदर टीनिया सोलियम का अंडा होता है, तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, टेनियासिस हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद ट्रीसिनेला होता है, राउंड वर्म होता है, ये भी पिग्स में मिलते हैं, ठीक है, उनको बेचारे को मारते हैं। आ जाओ, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। अब यहाँ पे लास्ट हम पैथोजन इंटरेक्शन करने वाले हैं एंड देन खत्म हो जाएगा फाइनली, है ना। नाउ पैथोजन जो होता है वो क्या कर सकता है? इन्नेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के साथ, दोनों के साथ कर सकता है क्या? इंटरेक्शन, ठीक है। अफेक्ट द होस्ट एंड कॉज इन्फेक्शन। अब ये क्या करेगा? जैसे ही होस्ट एंड पैथोजन
पैथोजन अगर आपके होस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है तो भाई वैसे ही इन्फेक्शन फैलाने वाला है। अब अगर ये इन्नेट इम्यून सिस्टम के साथ अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, आ जाओ। सबसे पहले आपको पता है कि इम्यून सिस्टम इन्नेट वाला बाय बर्थ प्रेजेंट है, सबसे पहले आ रहा है, यानी पहली मोहब्बत एंटर कर रहा है पैथोजन। इम्यूनिटी जो होता है प्राइमरी इफेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनके पास क्या है, बैरियर्स हैं पैथोजन को इन द फॉर्म ऑफ स्किन एंड म्यूकोजल सरफेस। स्किन है सबसे पहले, इन्नेट इम्यूनिटी यहीं पे आएगा। फिजिकल बैरियर बहुत डिफिकल्ट होता है, पैथोजन अंदर आने ही नहीं देता है, एंट्री को रोक देता है। एडिशनली मैनी एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस भी होते हैं जो कि सेक्रेट होते हैं एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल कौन सी है, जो आपके स्किन सेल्स होते हैं। एग्जांपल के लिए स्टमक एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं, जिससे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे। HCl सिक्रेट कर देता है आपके स्टमक में, राइट, आपकी बॉडी। कई सारे कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे होते हैं जो माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स को रोक देते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफ बैक्टीरिया हो गया। देर इज ऑप्सोनाइजेशन, पैथोजन जो होता है C3b और ये सारी चीज़ें फैगोसाइटोसिस भी देखने को मिलता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। C3b वगैरह लाइक मैक्रोफेजेस हो गए, एंडोथेलियल सेल्स हो गए, साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, फर्दर एक्टिवेशन नहीं हो पाता है। पैथोजन जो होता है फैगोसाइटोइस होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स को खा जाते हैं, और मैक्रोफेजेस है इसका एग्जांपल। एंटीवायरल रिस्पॉन्स होता है क्योंकि इनके पास इंटरफेरेंस जनरेट होते हैं, तो पैथोजन का इंटरेक्शन नहीं होगा। अब अगर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आ गया तो कैसे होगा, पैथोजन जो होगा शेड करेगा एंटीजन को, होस्ट सेल के अंदर ग्रो करेगा, सेफ फ्रॉम इम्यून डिटेक्शन। बाय दिस मैकेनिज्म रिड्यूस एंटीजेनिक पोटेंशियल, ठीक है। पैथोजेनिक मिमिक करेगा होस्ट सेल सरफेस पे। एग्जाम्पल के लिए बोलो तो मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को कई सारे अमीनो एसिड्स के बारे में पता लग जाएगा और हमारी बॉडी उसको जनरेट कर पाएगी। अगर सेम पैथोजन आ रहा है आपके बाद और इम्यून रिस्पॉन्स को इनिबिट करता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है पैथोजन के अगेन उसको मार देता है। सम पैथोजन जो होते हैं वो वेरिएशन लाते हैं कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स में, यही जो होता है एक्यूमुलेशन करता है, म्यूटेशन वगैरह कर सकता है, कई सारे एंटीजेनिक मॉलिक्यूल में रैपिड चेंज भी ला सकता है। तो इस तरीके से आपका एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। दैट इज़ योर खत्म टाटा एंड समरी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, निमोनिया एंड ऑल। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें आपको बैरियर्स जो थे उसको और अच्छे से पढ़ना है, और क्लासिकल पाथवे भी पढ़ना है, फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप। PRR भी पढ़ेंगे, यानी पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ओके, सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब नहीं, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।